सम्यक विद्यार्थी आंदोलन के सभी युवा साथियों को जय भीम, जय भीम। आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय पर मैं दूसरी बार संबोधित कर रहा हूँ। पहली बार आपको मैंने औरंगाबाद में मराठवाड़ा विद्यापीठ के परिसर पर आपकी बहुत बड़ी सभा हुई थी, उसमें मुझे बुलाया गया था। दूसरी बार आप मुझे मौका दे रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मकसद को समझकर और इसको लागू करने पर इसके क्या नतीजे होंगे, इन सब को जानकर मैंने इसको दो नए नाम दिए हैं, जिससे इसके क्या नतीजे होंगे एकदम साफ हो जाते हैं। मैं इसको शिक्षा नीति न बोल के इसको राष्ट्रीय बेदखल नीति 2020 बोलना पसंद करूंगा, ये बेहतर होगा इसका नाम। इसी तरीके से एक और नाम मैंने दिया है, राष्ट्रीय गुलामगिरी 2020 की नीति। ये जिस तरीके से महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमको बताया था कि जो जाति व्यवस्था है वो गुलामगिरी की व्यवस्था है, उसी तरीके से मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षा नीति गुलामगिरी की व्यवस्था है, महात्मा ज्योतिराव फुले के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। तो बेदखल करने वाली, शिक्षा से बेदखल करने वाली नीति और गुलामगिरी सिखाने वाली नीति, देश को गुलाम बनाने वाली नीति, इन दोनों बिंदुओं पे मेरा फोकस रहेगा बातचीत का। उसी से मुझे लगता है शिक्षा नीति हमको समझ में आ जानी चाहिए। हम जब शिक्षा नीति का आकलन करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, ये हमको कौन सी कसौटी होगी कि हम तय कर पाएंगे कि ये सही नीति है देश के लिए या नहीं सही है। ये तय करने के लिए कुछ कसौटियाँ मैंने तय की हुई हैं, उनमें से कुछ का मैं जिक्र शुरू में कर देता हूँ। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण कसौटी मुझे लगती है, जो हमने 150 साल तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की लड़ाई, उस आज़ादी की लड़ाई में जो मूल्य बने हैं, उन मूल्यों का ये शिक्षा नीति पालन करती है नहीं करती, उनको मजबूत बनाती है नहीं बनाती है, ये एक बहुत बड़ी कसौटी मेरे लिए है। दूसरी कसौटी है कि उस पूरे आज़ादी की लड़ाई से जो संविधान बना, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नेतृत्व दिया उसको बनाने में, तो वो जो संविधान बना, संविधान के मूल्यों को, संविधान में जो देश के नागरिकों को, खासकर युवाओं को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका, और जो उनको जिस तरीके का समाज बनाना है उस संविधान के हिसाब से, उन सब का ये किस हद तक पालन करेगी, किस हद तक इन मूल्यों को पुख्ता करेगी या नहीं करेगी, ये मेरे लिए दूसरी सबसे बड़ी कसौटी है। और तीसरी तो इससे इन सब चीज़ों से निकलती कसौटी, क्या इस शिक्षा नीति के ज़रिए भारत में एक समानता पर आधारित, सामाजिक न्याय के ऊपर टिके हुए देश का निर्माण होगा कि नहीं होगा। देश में आज जो भयंकर गरीबी है वो दूर होगी कि नहीं होगी, जो बेरोजगारी है वो दूर होगी या नहीं होगी, और जो भेदभाव पर खड़ा हुआ पूरा समाज है वो भेदभाव मिटेगा या नहीं मिटेगा। ये कसौटियाँ हैं जिसके ऊपर मैं एक तरह से परखूँगा इस शिक्षा नीति को। तो इस कसौटी की बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी बात की शुरुआत में ही एक कहानी बताऊँगा आपको, जो पिछले साल 1 मई 2020 की कहानी है, जब प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया था। और इस कहानी से शुरू करूँगा बात को, और इसको ख़त्म करना चाहूँगा तमिलनाडु की कहानी से। जो तमिलनाडु ने 2 दिन पहले ही 13 सितंबर को एक भारी फैसला किया है इस शिक्षा नीति के खिलाफ, इसको चुनौती दी है, तो उसका मैं जिक्र करके उस कहानी से अपनी बात को समेटूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, 1 मई का मजदूर दिवस 2020, जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस शिक्षा नीति का मुआयना किया, आकलन किया और फिर अपना वक्तव्य जारी किया। उस वक्तव्य के आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। उन्होंने वक्तव्य ये जारी किया कि ये शिक्षा नीति जो लाई जा रही है, इसका केंद्रीय बिंदु ऑनलाइन शिक्षा होगी, उस ऑनलाइन शिक्षा पर ही टिकी होगी, ये उन्होंने कहा। और फिर आगे कहा कि अगर ऑनलाइन शिक्षा वाली नीति आएगी तो भारत में एक जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण होगा, एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण होगा। बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में बोला। और
इससे भारत वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति बनेगा, एक ग्लोबल पावर और सुपर ग्लोबल पावर, नॉलेज की ग्लोबल पावर बनेगा। ये दो बड़े शब्दावलियों का इस्तेमाल करके उन्होंने शिक्षा नीति को हरी झंडी दी। तो बाद में कैबिनेट ने उसको 29 जुलाई को औपचारिक स्वीकृति दी। तो ये जीवंत ज्ञान समाज का मतलब क्या है और भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने का क्या मतलब है, ये सब बड़े गहरे मामले हैं। पर संक्षेप में इस बात को मैं इस तरीके से कहना चाहूँगा कि भाई जीवंत ज्ञान समाज वो कैसा, जो भेदभाव पर टिका होगा, जो गरीबी पर टिका होगा, जो बेरोजगारी पर टिका होगा, जो गुलाम समाज का निर्माण करेगा, क्या वो जीवंत ज्ञान समाज होगा? ये इसके टेस्ट होंगे। अगर महात्मा गांधी से किसी ने पूछ लिया होता, गांधी जी का नाम हमारे प्रधानमंत्री बहुत लेते हैं, तो अगर महात्मा गांधी से किसी ने पूछा होता कि ऑनलाइन शिक्षा के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, तो वो 3 सवाल उठाते जो उन्होंने 1909 में जो उन्होंने हिंद स्वराज की छोटी सी पुस्तिका का निर्माण किया, उस हिंद स्वराज में जो सवाल उन्होंने बार बार उठाए, उन्हीं 3 सवालों को उठाते। वो 3 सवाल क्या होते? वो पूछते, क्या ऑनलाइन शिक्षा के आने से जो साम्राज्यवादी शोषणकारी पूंजीवाद बना है, क्या वो खत्म हो जाएगा? वो दूसरा सवाल उठाते, क्या ऑनलाइन शिक्षा से जो भारत में भेदभाव है, जो जाति व्यवस्था है, जो पितृसत्ता है, ये सब खत्म हो जाएंगे? और तीसरा सवाल उठाते कि मेहनतकश आवाम को क्या रोजगार मिलने लगता और गरीबी से मुक्ति मिल जाती? अगर तीनों का सवाल ना में है, ऐसा नहीं होगा अगर इस सवाल का जवाब निकलता है, तो महात्मा गांधी ऑनलाइन शिक्षा के खिलाफ आमरण अनशन कर देते, सत्याग्रह पे चले जाते। ये जवाब है 1 मई को जो आकलन हुआ और ऑनलाइन शिक्षा की इतनी वाहवाही हुई। इस घोषणा के बाद कि ऑनलाइन शिक्षा केंद्र बिंदु होगा, 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही दुनिया की बड़ी भारी कंपनी, जिसका नाम आप सब जानते होंगे, गूगल कंपनी ने मुकेश अंबानी के रिलायंस कंपनी में चंद अरब डॉलर, अमेरिकी अरब डॉलर का निवेश कर दिया। क्यों कर दिया? तो उनको समझ में आ गया भारत में एक नया धंधा खुल रहा है गूगल के लिए। तो पहले ही उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और अंबानी की रिलायंस में उन्होंने कुछ अरब अमेरिकी डॉलर डाल दिए। एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग एजेंसी ने कुछ और समय, 1-2 हफ्ते के बाद आकलन किया और बताया कि ऑनलाइन शिक्षा जब भारत में आएगी तो इससे एक बड़ा धंधा शुरू होगा जो लगभग 15 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। तो शुरुआत उससे हो जाएगी, 4 साल के अंदर ही 15 अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। पर जिस गति से ऑनलाइन शिक्षा बढ़ी है और कोविड के कारण, खासकर महामारी के कारण ऑनलाइन शिक्षा को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो अब 15 अरब डॉलर का जो अनुमान है वो पुराना हो गया। अब तो कई उससे दुगना तिगुना अरब अमेरिकी डॉलर की मार्केट भारत में खुली चुकी है। तो ये जाहिर है ऑनलाइन शिक्षा का मामला नहीं है, ऑनलाइन शिक्षा एक बड़े धंधे का मामला है। वही धंधा कौन सा? धंधा वो नहीं जो बम्बई की बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती हैं, बेंगलोर की कंपनियां चलाती हैं। ये वो धंधा है जहां ये धंधा निकला कहाँ से? ये धंधा जो है ऑनलाइन शिक्षा का निकला है पूंजीवाद के गढ़ों से निकला है। पूंजीवाद के गढ़ कहाँ है? वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में है, लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में है, टोक्यो के स्टॉक एक्सचेंज में। दुनिया भर के पूंजीवाद की पर चलने वाली जो बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियां हैं, उनका धंधा चलता है, उनके शेयर मार्केट वहाँ से चलती है, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से। वहाँ गढ़ है। तो जाहिर है जहाँ पर पूंजीवाद के गढ़ हैं वहीं से तय होगा कि इस शिक्षा में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, किसको पढ़ाया जाएगा, किसको नहीं पढ़ाया जाएगा, किसको शामिल किया जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, किसको बेदखल किया जाएगा। ये सब पूंजीवाद के गढ़ों से तय होगा। ये भारत के संविधान से नहीं निकलेगा, ये भारत की आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों से नहीं निकलेगा। ये जाहिर हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। तो आज़ादी के वो कौन से मूल्य हैं जिसको हम कसौटी मानेंगे? आज़ादी की लड़ाई में 2 लड़ाइयाँ, 2 संघर्ष समानांतर चले, साथ साथ चले हैं और उनसे एक खास ढंग का सोच पैदा हुआ है।
विमर्श पैदा हुआ है, डिस्कोर्स खड़ा हुआ है। तो ये दो मूल्य कौन से थे? एक था जाति विरोधी संघर्ष से पैदा हुए मूल्य, जिसके बीज सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने बोए भारत में। उसके पहले भी थोड़ा पहले साथ साथ ही तमिलनाडु में आईटी थास ने जो उसके बीज बोए हैं। तो जिसके इतने पुराने बीज हैं, जिस लड़ाई के, जाति विरोधी लड़ाई वो भी चली आज़ादी की लड़ाई के दौरान, और साथ साथ साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई भी साथ साथ चली। तो दोनों मूल्य, जाति के उन्मूलन के मूल्य, उसके साथ पितृसत्ता के उन्मूलन के मूल्य, और साथ साथ साम्राज्यवाद को खत्म करने के मूल्यों का इकट्ठे निर्माण हुआ। तो ऑनलाइन शिक्षा के इर्द गिर्द खड़ी की गई ये शिक्षा नीति क्या इन मूल्यों का निर्माण करेगी? क्या इनको पुख्ता बनाएगी या इनको खत्म करेगी? इसका जवाब बहुत साफ है। जाति शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है इस पूरे शिक्षा नीति में। पढ़ लीजिए पूरी शिक्षा नीति को, कहीं इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। ना ही पितृसत्ता शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये दोनों शब्द गायब हैं। ना ही इसमें साम्राज्यवाद की कोई बात की गई है, यानी साम्राज्यवाद तो कायम है और साम्राज्यवाद को और पुख्ता करेगी नीति, जैसा मैंने अभी जिक्र किया। तो साम्राज्यवाद शब्द का भी कोई जिक्र नहीं है। जब ये नहीं है तो जाहिर है ये शिक्षा नीति सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले को भी नकारती है, ये शाहू जी महाराज के एजेंडे को भी नकारती है, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरे सोच को, उनकी जो पूरे जीवन पर्यंत लड़ाई थी जाति व्यवस्था के खिलाफ, उसको भी नकार देती है। क्योंकि इस शिक्षा नीति में न साम्राज्यवाद के खिलाफ कोई आवाज है, न समाजवाद के पक्ष में जो संविधान की प्रस्तावना में जिसका जिक्र है, न ही धर्मनिरपेक्षता के बारे में कोई बात है। तो ये शहीद आजम भगत सिंह के इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भी नकारती है। साथ में ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ और समाजवाद के पक्ष में जबरदस्त संघ की पैरवी की, देश भर में उसका अभियान चलाया, तो सुभाष चंद्र बोस को भी नकारती है, जवाहरलाल नेहरू को भी नकारती है। ये शिक्षा नीति कैसे भारत की शिक्षा नीति हो सकती है, ये मेरे मन से सवाल निकलता है। बात को थोड़ा और गहराई से देखें, संविधान के मूल्यों की बात करें। जैसा मैंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना का भी जिक्र नहीं है। मजे की बात यह है, ये छठा प्रारूप है जिसको 29 जुलाई पिछले साल शिक्षा नीति के रूप में स्वीकृति दी गई भारत सरकार के द्वारा। इसका जो 5वां प्रारूप था, जो थोड़ा और पहले का था, वो 2019 के दिसंबर में तैयार हुआ था। उस प्रारूप में तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का जिक्र था, लेकिन उसके अगले प्रारूप में, अगले ड्राफ्ट में जो फाइनल हुआ, जो 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत हुआ, उसमें इसको हटा दिया गया, प्रस्तावना को हटा दिया गया, यानी फैसला करके संविधान की प्रस्तावना को हटा दिया गया। इसको अपने जहन में रख लीजिए, सारी बात अगर समझनी है अपने जहन में रख लीजिए। इस बात को हटाया गया, पहले शामिल था, उसका हटाया गया। उसी प्रस्तावना में से समानता की गूंज निकलती है कि भारत के समाज में समानता लाई जाएगी, बंधुता, आपस में सौहार्द की भावना आएगी, नफरत को खत्म किया जाएगा, और देश में धर्मनिरपेक्षता आएगी, न कि धर्म पर टिकी हुई राजनीति की जाएगी। धर्मनिरपेक्षता आएगी। जो सरकार होगी वो किसी धर्म से अपना रिश्ता नहीं रखेगी, उसे अलग हटके सारे देश को एक मानकर, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पृष्ठभूमि, कोई भी भाषा बोलते हो देश की, उससे अलग हटके पूरे देश में एक समतामूलक भेदभाव से मुक्त समाज की रचना करने वाले संविधान की बुनियाद पर भारत की सरकार खड़ी हुई है। उस पूरी बुनियाद को ये शिक्षा नीति नकार देती है, मिटा देती है। ऐसी शिक्षा नीति हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि भारत में एक और, भारत के संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके अनुच्छेद नंबर 1 में है। पहला अनुच्छेद जहां से शुरुआत होती है भारत के संविधान की, उसी में है वो अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत में जो विभिन्न राज्य हैं उन सबको जोड़कर भारत का निर्माण होगा। उन राज्यों को, अगर राज्य नहीं है तो भारत नहीं है। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ होगा।
तो राज्यों के जो अपने विविधताएं हैं देश भर में, भारत जैसा विविधतापूर्ण देश दुनिया में कोई और नहीं है। सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण देश है। जितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जितने ढंग के इतिहास हैं, जितनी ढंग की संस्कृतियां हैं, जितने ढंग के खान पान और वेशभूषा है, जितने ढंग के उत्पादन के अलग अलग साधन और उत्पादन के तौर तरीके अलग अलग हैं, खेती के तौर तरीके अलग अलग हैं, जितने भारत में अपने दुनिया के कहीं मुल्क में नहीं है। इस विविधता मूलक भारत की विविधता के आधार पर भारत की शिक्षा नीति का निर्माण करने की जरूरत थी। लेकिन पूरी शिक्षा नीति भारत की शिक्षा व्यवस्था का 100% केंद्रीकरण करती है, 99% नहीं, 100% केंद्रीकरण करती है। कुछ नहीं छोड़ा, सब केंद्रीकृत कर दिया। यहाँ तक कि इसको जब बनाना शुरू किया गया 2016 में, इसकी शुरुआत हुई इसको बनाने की। जब इसकी 2016 में शुरुआत होती है इसको बनाने की, तभी से केंद्रीकरण शुरू हो गया। तब से लेकर 2020 तक जब इसका ऐलान किया गया, इस बीच में कभी भी भारत की राज्य सरकारों से और उसके यूनियन टेरिटरी से कभी भी केंद्र सरकार ने कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया। जो शिक्षा नीति भारत के राज्य आधारित संविधान अनुच्छेद नंबर 1 की अवहेलना करती है, उसको नकारती है, उसको नकार कर केवल केंद्र खुद फैसला कर लेता है बिना राज्यों से सलाह मशवरा किए गए, उसको कैसे भारत की शिक्षा नीति माना जाए। हमारे संविधान में एक 7वीं अनुसूची है, वो अनुच्छेद 246 के तहत बनाई गई है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक सूची है उन सब अधिकारों की, सरकार के अधिकारों की और सरकार के कामकाज की, जिसका दायरा केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। दूसरी है जो कामकाज और अधिकार कर्तव्य राज्य सरकारों के और यूनियन टेरिटरी के हैं, वो सूची नंबर 2 में है। और तीसरी है जिसको समवर्ती सूची या अंग्रेजी में कॉन्करेंट लिस्ट बोला जाता है। उस समवर्ती सूची में जो अधिकार कर्तव्य और कामकाज हैं वो केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं। शिक्षा पहले जो मूल संविधान था जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार करवाया, उसमें तो शिक्षा राज्य की सूची में या सूची नंबर 2 में थी। लेकिन बाद में इसको सूची नंबर 3 में ले जाया गया, यानी समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों। जो विषय केंद्र और राज्य दोनों का है, उस नीति का निर्माण अकेले केंद्र सरकार कैसे कर सकती है? यानी ये शुरू से ही इसके बीच में ही गैर संवैधानिक सोच रहा है, संविधान विरोधी भी रहा है और गैर संवैधानिक भी रहा है। उस शिक्षा नीति को सिरे से खारिज करने की जरूरत है। एक बार फिर पिछले साल मजदूर दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री ने जो नई शिक्षा नीति पर अपना वक्तव्य जारी किया, उसी संदर्भ में एक और बात का जिक्र करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बार बार उनकी ओर से आत्मनिर्भरता का नारा दिया जाता है। तो देखें शिक्षा में आत्मनिर्भरता का क्या हाल है। उनके इस 1 मई के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही जून के महीने में भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, तो दुनिया का सबसे बड़ा साहूकार है, सबसे ताकतवर साहूकार है, उस विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए तारीख 24 जून की पिछले साल। और उस समझौते में ये तय हुआ कि भारत के 6 बड़े राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और जहाँ से मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश भी शामिल है, 6 बड़े राज्यों में विश्व बैंक के मार्गदर्शन में और उनके नियंत्रण में किंडरगार्टन से लेकर, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था उनके मार्गदर्शन में, उनके नियंत्रण में संचालित की जाएगी। ये आत्मनिर्भरता का कौन सा नुस्खा दे दिया गया है, ये तो अब आप लोग खुद ही टटोलिए और समझ लीजिए। जो देश
अपने को विश्व गुरु कहने से खुद ही, किसी और ने हमको विश्व गुरु नहीं कहा, पर खुद ही अपने को विश्व गुरु कहने से अघाता नहीं है, थकता ही नहीं, अपने को बार बार विश्व गुरु बोलता है और कोई नहीं बोलता। वो देश को जरा भी लाज नहीं आती कि पूर्व प्राथमिक किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा व्यवस्था विश्व बैंक को सौंप देता है। क्या हमको 12वीं कक्षा तक की शिक्षा देनी नहीं आती? क्या भारत में कभी हमने अच्छे प्राइमरी स्कूल नहीं चलाए, अच्छे मिडिल स्कूल नहीं चलाए, अच्छे सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं चलाए? क्या इसी शिक्षा व्यवस्था से भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज निकल के नहीं आए? क्या इसी शिक्षा व्यवस्था से भारत के तमाम मशहूर वैज्ञानिक निकल के नहीं आए? वो शिक्षा व्यवस्था को आपने सौंप दिया विश्व बैंक को और फिर अपने को विश्वगुरु भी बोलते गए और आत्मनिर्भर भारत का ऐलान भी करते रहे। ये जो विडंबना है, ये जो विरोधाभास की ओर आपका मैं ध्यान खींच रहा हूँ, इससे हटाइएगा मत अपना ध्यान कभी भी। अगर आप समझना चाहते हैं ये राष्ट्रीय बेदखल नीति, राष्ट्रीय गुलामगिरी की नीति है क्या आखिर? क्या ये शिक्षा नीति देश के बहुजनों के साथ न्याय करेगी? मैं बहुजन क्या है इसका खुलासा कर देता हूं। बहुजनों में देश के सभी आदिवासी शामिल हैं, सभी दलित शामिल हैं, सभी ओबीसी शामिल हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, सभी घुमंतु जातियां, और आपके महाराष्ट्र में इनको विमुक्त जातियां भी बोला जाता है, विमुक्त और घुमंतु जातियां भी शामिल हैं, सभी विकलांग लोग शामिल हैं और सारी महिलाएं शामिल हैं। ये बहुजन जो समाज है भारत का, ये देश की आबादी का 85% है। जो बाकी 15% है वो मध्यम वर्ग का, ऊपरी मध्यम वर्ग का, अभिजात वर्ग का है। क्या बहुजनों के साथ ये शिक्षा नीति न्याय करेगी? क्या उनको समानता के आधार पर भेदभाव से मुक्त शिक्षा देगी? ये तो तब होता जब इस शिक्षा नीति में बहुजनों का जिक्र होता। उसमें तो बहुजनों का जिक्र ही नहीं है। उसमें जाति व्यवस्था को माना ही नहीं गया है और पितृसत्ता जो दो प्रमुख आधार हैं देश में, गैर बराबरी और भेदभाव का, उसको माना ही नहीं गया है। और ना ही देश की वर्ग व्यवस्था को, क्लास सिस्टम को माना गया है। वो शिक्षा नीति जो गैर बराबरी और भेदभाव की बुनियाद को नहीं मानती, वो क्या न्याय देगी और क्या भेदभाव दूर करेगी? सवाल है, उठाता हूं। एक अनुच्छेद है 14 नंबर का, वो कहता है देश के सभी कानूनों के सामने सभी नागरिक बराबर हैं। अगला अनुच्छेद है 15 नंबर का, जो कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव कभी नहीं करेगी। इन दोनों बुनियादी अनुच्छेदों का पूरी तौर पर यह शिक्षा नीति उल्लंघन करती है, पूरी तरीके से। उसके बाद एक अनुच्छेद 16 नंबर का है जो सामाजिक न्याय की कल्पना देता है। सामाजिक न्याय के बगैर संविधान अधूरा है। जो शिक्षा नीति न सामाजिक न्याय का जिक्र करती है और न ही वो बराबरी और भेदभाव को दूर करने की बात करती है, वो शिक्षा नीति कभी भी बहुजनों के साथ न्याय नहीं करेगी, उनको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएगी। ये संभव ही नहीं है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबे समय से कई परतों में बटी हुई है। एक परत के ऊपर दूसरी परत, एक और परत, जितनी परतों में भारत का समाज विभिन्न वर्गों और विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, उतनी ही परतों में भारत की शिक्षा व्यवस्था भी बटी हुई है। क्या इन परतों को खत्म करके एक समता मूलक समान शिक्षा व्यवस्था ये नीति देने वाली है? इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। देश की शिक्षा व्यवस्था में भारत के बहुजन भी शामिल किए जाएं, इसके लिए सामाजिक न्याय का मजबूत एजेंडा पहले से ही लागू है। क्या वो आगे बरकरार रहेगा?
वो खत्म कर दिया जाएगा। उस सामाजिक न्याय के कई पहलू हैं, लेकिन मैं एक ही पहलू का जिक्र करता हूं जिससे आप सब परिचित हैं, वो है आरक्षण। क्या आरक्षण व्यवस्था रहेगी? जैसे इतने सारे संविधान के विचार और संविधान के शब्द गायब हैं इस शिक्षा नीति से, उसी तरीके से आरक्षण शब्द भी गायब है। आरक्षण की जगह ये शिक्षा नीति बार बार मेरिट की बात करती है। ये मेरिट क्या चीज है, क्या समझ लें? मेरिट शब्द से अक्सर आप लोग तो यही समझते होंगे, जिसके 100 में से 99% नंबर आ जाए, जिसके 100 में से 100% आ जाए, वो मेरिट वाला व्यक्ति होगा, या लड़की होगी लड़का होगा, मेरिट का होगा। जी नहीं, मेरिट की असलियत तो कुछ और है। मेरिट एक वो चीज है, वो विचार है जिसके मायने होते हैं कि हमारे वर्ग आधारित और जाति आधारित समाज में जो पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे अमीर होने की विरासत, चाहे उच्च जाति के होने की विरासत, पीढ़ी दर पीढ़ी हमको मिलती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, कई 20 पीढ़ियों तक चलती रहती है विरासत, उच्च वर्ग के होने की, उच्च जाति के होने की, मनुवादी विरासत। ये विरासत को कायम रखने वाली धारणा को, विचार को मेरिट बोला जाता है। मेरिट कुछ और नहीं है, वो सब सुविधाएं हैं जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी उच्च वर्ग, उच्च जाति के होने की वजह से मिली है, उसका नाम मेरिट है। उस मेरिट को चुनौती देने के लिए हमारे संविधान में आरक्षण की और समानता की, भेदभाव से मुक्ति की पूरी उसके लिए प्रावधान खड़े किए गए हैं। वो सब हटा दिए जाएंगे और मेरिट की बात होगी। और आप मेरिट पे नहीं आएंगे क्योंकि न आप उच्च वर्गों के हैं न उच्च जातियों के हैं, आप बहुजन हैं। बहुजन के खिलाफ इस शिक्षा नीति में पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए, उनको बेदखल करने के। एक जो पुराने इंतजाम थे वो तो कायम रहेंगे कि परतों में बटी हुई शिक्षा व्यवस्था। कुछ नए इंतजाम सोचे गए हैं जो कभी सोचे ही नहीं गए थे। 1968 की जो पहली शिक्षा नीति बनी थी, 1986 की जो दूसरी शिक्षा नीति बनी थी, 1992 की जिसमें 1986 की शिक्षा नीति में कुछ संशोधन करके बनाया गया था। 3 शिक्षा नीति, सन 68 की, सन 86 की, सन 92 की। तीनों में एक खासियत थी, कई खामियां भी थी, हम आज उनकी बात नहीं कर रहे, आज एक खासियत की बात करेंगे। उन तीनों की खासियत थी कि 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के जो 5 साल हैं, इन 5 सालों में भारत के हर बच्चे को जो स्कूल जाती है, हर बच्चे को, हर बच्ची को एक समान गुणवत्ता का कोर्स दिया जाएगा। गणित के विषय में, विज्ञान के विषय में, सामाजिक विज्ञान के विषयों में, भाषा के मामले में, जितने ज्ञान की जो भी शाखाएं हमारे कोर्स में हैं, हमारी पाठ्यचर्या करिकुलम में है, वो उसमें समानता होगी, उसमें समता होगी। वो पूरा का पूरा कोर्स हर बच्चे को दिया जाएगा। इतने लंबे समय से 70 साल से जिस शिक्षा नीति का पालन किया जा रहा था, और कम से कम इतना तो किया जा रहा था कि 6ठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक कॉमन कोर्स, एक समता मूलक कोर्स सबको दिया जाता था, उसको भी मिटा दिया इस शिक्षा नीति ने। 70 साल की विरासत को खत्म कर दिया। क्या करके? अब ये शिक्षा नीति कहती है कि जब आप 6ठी कक्षा में जाएंगे तो आपके सामने 2 विकल्प होंगे। एक का नाम होगा स्टैंडर्ड विषय, स्टैंडर्ड गणित, स्टैंडर्ड विज्ञान, स्टैंडर्ड सामाजिक विज्ञान, स्टैंडर्ड भाषा, और दूसरा होगा उच्च गणित, उच्च विज्ञान, उच्च सामाजिक विज्ञान, उच्च भाषा। अगर आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आप स्टैंडर्ड विषय लेंगे, अगर आप प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे तो आप उच्च विषय लेंगे। स्टैंडर्ड विषय की परीक्षाएं भी स्टैंडर्ड होंगी, अलग होंगी। उच्च विषयों की परीक्षाएं भी उच्च स्तर की होंगी और अलग होंगी। ये भेदभाव की नई बुनियाद डालकर इस शिक्षा नीति ने क्या हासिल किया? जो उसका मकसद था, बहुजनों को जो सरकारी स्कूल में जाएंगे
या बहुत ही सस्ते घटिया प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, जिनकी संख्या बहुत है, उनको उच्च शिक्षा से बाहर कर देना। क्योंकि जब आप 12वीं कक्षा स्टैंडर्ड विषयों के आधार पर और स्टैंडर्ड परीक्षा के आधार पर 12वीं परीक्षा से पार करेंगे, तो फिर उच्च शिक्षा के सब दरवाजे बंद होंगे। कहीं गलती से किसी राज्य के, मान लीजिए महाराष्ट्र के राज्य के एक कॉलेज के दरवाजे न खुल जाए, किसी एक विद्यापीठ के दरवाजे न खुल जाए, इसका भी पुख्ता इंतजाम इसमें कर दिया गया है। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना के, एक राष्ट्रीय स्तर की टेस्टिंग परीक्षण लेने वाली एजेंसी, सब केंद्रीकृत है ना, मैंने आपको बताया हर चीज। और महाराष्ट्र राज्य सरकार या मध्य प्रदेश, जहां का मैं रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश सरकार या किसी भी राज्य सरकार की कुछ नहीं चलने वाली। उनकी ओर से कोई इंतजाम नहीं किया जाएगा कि उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में, लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए वो राज्य सरकारें अपना इंतजाम कर ले। सब इंतजाम भारत सरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए करना शुरू कर दिया है, हो रहा है, और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्हीं बच्चों को लॉ कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इजाजत देगी परीक्षा में बैठने की, जिन्होंने उच्च स्तर के विषयों पर पढ़ा होगा, उसकी परीक्षा दी होगी। यानी बहुजन बच्चे तो छठी कक्षा में ही उनकी नियति, उनका भविष्य तय कर दिया भेदभाव की इस व्यवस्था से, तो उनको केवल स्टैंडर्ड विषय लेने दिया गया और उच्च विषयों से उनको वंचित कर दिया गया। ये पुख्ता इंतजाम हो चुका है, लागू हो गया है। केवल यही नहीं, उसमें यह भी इंतजाम है, अगर कोई स्कूल ऐसा है, चाहे वो गरीब प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, जहाँ पे व्यवस्थाओं की कमी है, तो कहा जाएगा वहाँ बच्चों को क्लासरूम नहीं दिए जा सकेंगे, तो उनको क्लासरूम के बाहर बिठाकर एक नॉन फॉर्मल, एक औपचारिकेतर शिक्षा का इंतजाम कर दिया जाएगा। वो क्या है वो तो नहीं बताया शिक्षा नीति ने, वो जब लागू होती जाएगी तो दिखता जाएगा। केवल यही नहीं, ये भी कहा गया अगर ये भी नहीं होता तो उनको ऑनलाइन शिक्षा के जरिए को ओपन लर्निंग स्कूल में जोड़ दिया जाएगा। यानी क्लासरूम में बैठाकर शिक्षक आपको तरीके से पढ़ाए, ये व्यवस्था अगर नहीं हो सकती और दूसरी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। ये दूसरा इंतजाम किया गया, आपको उच्च शिक्षा से बाहर करने का एक और इंतजाम कर दिया गया। और वो इंतजाम क्या है, बहुत गुण गाए उस बात के, तो ये शिक्षा व्यवस्था आपको व्यवसायों की शिक्षा देगी, वोकेशनल एजुकेशन की, बहुत हो हल्ला मचा हुआ है इसका, वोकेशनल एजुकेशन देगी। तो आपको क्या लगता है, जिन अमीरों के बच्चे अंग्रेजी मीडियम के प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, उनके माँ बाप कभी इजाज़त देंगे उनको बच्चों को कुम्हार बनने की शिक्षा दे दी जाए या जूता बनाने की शिक्षा दे दी जाए? ये तो जातिगत पेशे हैं, जो उत्पीड़ित जातियों के पेशे हैं। या उनको फावड़ा या खुरपी चलाने की शिक्षा दे दी जाए, या उनको बढ़ई सुथार बना दिया जाए, ये सब उत्पीड़ित जातियों के पेशे हैं। अमीरों और उच्च वर्गों के, ब्राह्मणों के, उच्च जातियों के बच्चों के लिए नहीं है, उनको तो बाकायदा अकादमिक शिक्षा दी जाएगी। और बहुजनों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर उनको वापस अकादमिक विषयों से वंचित करके उनको वापस उनके माँ बाप के जातिगत पेशों में ढकेल दिया जाएगा और उच्च शिक्षा से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा। वे न तो कभी डॉक्टर बन पाएंगे, न कभी इंजीनियर बन पाएंगे, न कभी वकील और जज बन पाएंगे, नहीं कभी कोई मैनेजमेंट में जा पाएंगे, न ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आईटी की कंपनियों में रोजगार पाएंगे। पुख्ता इंतजाम है बहुजनों को बाहर करने का, जिसको मैं बेदखली का एजेंडा बोल रहा हूं। और जो मुट्ठी भर बच्चे 10-15% उच्च वर्गों, उच्च जातियों के उच्च शिक्षा में जाएंगे भी, तो उनको कौन सी शिक्षा मिलेगी? उस शिक्षा की विषय वस्तु, उसका कंटेंट, उसकी पाठ्यचर्या, उसके करिकुलम, उसके सिलेबस का खाता, तो जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, वो तय किया जाएगा पूंजीवाद के गढ़ों में। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के शेयर हैं, वो तय करेंगे कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा और कैसे पढ़ाया जाएगा।
और वो भारत की केंद्रीकृत शिक्षा एजेंसियां, चाहे स्कूली स्तर की हो चाहे उच्च शिक्षा के स्तर की हो, उनके जरिए आप पे थोपा जाएगा। जब मैंने जिक्र ही कर दिया पूंजीवाद के गढ़ों और कॉरपोरेट कंपनियों की भूमिका का भारत की शिक्षा में, तो बात को मैं पूरा ही कर देता हूं। भारत की शिक्षा का पूरी तरीके से किस तरीके से कॉरपोरेटीकरण किया जाए, इसका पुख्ता इंतजाम है। मैं इसको पुराना शब्द नहीं बोल रहा, इसके लिए निजीकरण वाला बहुत पुराना हो गया। आपके महाराष्ट्र में जिसको बहुत दशकों से खाजगीकरण बोला जा रहा है, न मैं खाजगीकरण बोल रहा हूँ, न इसको प्राइवेटाइजेशन बोल रहा हूँ, मैं इसको कॉरपोरेटीकरण दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। उस कॉरपोरेटीकरण की क्या झलक मिलती है इसमें? पूरे इंतजाम उसके पक्ष में है। उसमें यह इंतजाम किया गया है कि जो खाजगी संस्थाएं होंगी, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या विद्यापीठ हो, जो खाजगी संस्थाएं होंगी उनको पूरी छूट होगी कि वो अपने विद्यार्थियों से कितना पैसा फीस के लिए ले, फीस वसूल करें, कितनी फीस वसूले, पूरी छूट है। आज जो राज्य सरकारों ने इनके फीस को रेगुलेट करने के लिए कई कमेटियां बना रखी हैं, वो सब कमेटियां खत्म कर दी जाएंगी। खत्म हो चुकी होंगी मेरे अंदाज में, तो खत्म ही हो गई होंगी, खत्म कर दी जाएंगी और उसकी जगह पूरी छूट दे दी जाएगी। जो मर्जी फीस लो, शिक्षकों को, प्रोफेसरों को कितनी तनख्वाह दो, इसके भी जो नियम कायदे बने हुए विभिन्न वेतन आयोगों के जरिए जो इसके कायदे बने हुए हैं, ये कायदे भी और उनको बनाने वाले तंत्र को भी खत्म कर दिया जाएगा। इनको खुली छूट होगी प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट विद्यापीठों, प्राइवेट कॉलेजों को कि जो मर्जी फीस लें और जो मर्जी तनख्वाहें दें, कम से कम दें। और उन तनख्वाहें जब कम की जाएंगी, उनके खिलाफ आवाज उठाने का हक न तो कर्मचारियों को संगठनों को होगा, ना ही शिक्षकों के संगठनों को होगा, और ना ही विद्यार्थियों के संगठनों का होगा कि बढ़ती हुई फीस के खिलाफ आवाज बुलंद करें। इस पर पूरी रोक लगा दी जाएगी, तमाम कानून बनाकर। अब आवाज भी नहीं उठा सकते। तो इस पूरी नीति को मैंने एक नाम देने की कोशिश की है। नाम देने से बात समझ में आ जाती है, इसलिए नाम देने का मुझे शौक है। तो ये जो नीति है, खुल्लम खुला फीसें बढ़ाओ, खुल्लम खुला शिक्षकों की और कर्मचारियों की तनख्वाहें घटाओ, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप आरक्षण दो न दो, कोई पूछने वाला नहीं है। आप स्कॉलरशिप देते हो नहीं देते हो, क्या करते हो, कोई पूछेगा नहीं। केवल एक शर्त लगाई नई शिक्षा नीति ने कि आप जो मर्जी करो, फीसें बढ़ाओ, तनख्वाहें काटो, स्कॉलरशिप काटो, जो कुछ करो, पर एक काम करते जाओ, जो भारत सरकार की वेबसाइट बनी है शिक्षा की, उस पर अपनी जानकारी डालते जाओ। तुमने कितनी फीसें बढ़ाई और कितनी तनख्वाहें काटी, कितनी स्कॉलरशिप खत्म करी, कितनी फ्रीशिप खत्म करी, बताते जाओ बस। तो मैंने इसको नाम दिया है लूटो, मन से लूटो, कोई रोकने वाला नहीं है, बस केवल ऐलान करके लूटो। डकैती करो ना ऐलान करके, डाकू तो ऐलान करके करते ना। डकैती करो तो हम नहीं रोकेंगे, तो चोरी मत करना, डकैती करना। हमको बताते तो वेबसाइट पे तुम क्या क्या करने वाले हो, हम फिर कुछ नहीं पूछेंगे। कोई रोक टोक नहीं, कोई कानून नहीं तुम्हें रोकने के लिए। बात यहाँ भी नहीं खत्म होती तो चलो हम अपना गला फाड़ के चुप हो जाते। इसमें ये प्रावधान किया गया मेरे साथियों, और आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे मुझे मालूम नहीं, याद नहीं रहेगा, पर मेरी बातें आपको चुभेगी। जो अगली बात बताने जा रहा हूं, गुलामगिरी की बात। इसमें यह कहा गया है कि जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं, और विश्वविद्यालय न भी हो, विदेशी कॉरपोरेशन है, उनको खुली छूट है भारत में आकर अपने कैंपस खोलें, और कैंपस खोलने के बाद उसमें से मन माफिक मुनाफा कमाए। ये शब्द है उसमें, मन माफिक मुनाफा कमाए, और जो मुनाफा कमा लें उसको वो फिर चाहे भारत में दोबारा उसको इन्वेस्ट कर दें, एक और अपनी ब्रांच शाखा खोलने के लिए, विद्यापीठ की या कॉलेज की या स्कूल की, और फिर और पैसा कमाएं। अगर मन करता है कि नहीं भारत में नहीं करना, यहाँ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता, तो आपको अगर यूरोप, अमेरिका में या जापान और चीन में अपनी शाखा खोलनी तो वहाँ खोल लीजिए, हम नहीं रोकेंगे। चाहे भारत में खोलो चाहे विदेश में खोलो, कमाओ भारत में, भारत के बच्चों से, भारत के माँ बाप से कमाओगे यहाँ पे, पर लगाओ जहाँ मर्जी, फिर और मुनाफा कमाओ, कोई रोक टोक नहीं।
इसकी भी पुख्ता व्यवस्था उसमें कर दी गई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ये किस मकसद से बनाई गई है, इसके पीछे कौन सी ताकतें लगी थी, ऐसा सोच लाने के लिए भारत के आज़ादी की लड़ाई के मूल्यों को खत्म करता है, भारत के संविधान को नकारता है और भारत की शिक्षा नीतियों में जो भी थोड़ा बहुत अच्छा था उसको भी खत्म कर देता है। जो संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा है उसकी जगह पर केवल मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। फंडामेंटल राइट जिसकी बुनियाद पे हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं अपने अधिकारों को, उसको खत्म करता है और कहता है नहीं, तुम्हारे केवल मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटी है, उसकी बात करो। ये सोच कहां से आता है? ये भारत की आजादी से और संविधान से निकला हुआ सोच नहीं है। तो किस और ये शिक्षा नीति ले जाएगी? इन सब चीजों से ये बेदखल करने वाली नीति, ये राष्ट्रीय गुलामगिरी की नीति, ये लागू हो रही है और इससे जो समाज बनेगा, जिस तरह का देश बनाया जाएगा, उसकी मैंने 3 खासियतें पहचानी हैं। एक है कि बहुजनों की उच्च शिक्षा से पूरी तरीके से बेदखली कर दी जाएगी। दूसरी, शिक्षा जो इंसान को मुक्ति की ओर ले जाती है, सभी दुख दर्दों से और सभी अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है, सभी भेदभावों के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है, मुक्ति की शिक्षा देती है, उसकी जगह वो गुलामगिरी की शिक्षा बनेगी। और जैसा कि दावा किया गया भारत की, ये भारत को ज्ञान की महाशक्ति बना देगा दुनिया में और आत्मनिर्भर बना देगा। न तो महाशक्ति बनेगी न आत्मनिर्भर बनेगा, ये एक गुलाम देश बनाया जाएगा जो ज्ञान के लिए भीख मांगता रहेगा। ये 3 नतीजे इसके निकलेंगे, इतने खतरनाक नहीं थे। और जब ये नतीजे निकलेंगे तो भारत में जो भी हमारे समाज में हमको विरासत में मिले हुए इंसानियत के मूल्य हैं, वो इंसानियत के मूल्य भी खत्म हो जाएंगे। और ये वो मेरे सामने अब वो समय आया जब मैं आपसे खत्म करने वाली कहानी का जिक्र करता हूँ। खत्म करने वाली कहानी तमिलनाडु के अवाम की कहानी है, वहाँ की जनता की कहानी है, वहाँ के जन संघर्ष की कहानी है, जो आज सफलता के मुकाम पर पहुँच रही है। वो कहानी इस शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की कहानी है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, देश का ये एकमात्र राज्य है जहाँ की जनता ने, जहाँ के आवाम ने इस नीति के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। और वहाँ की जो सरकार आज शासन कर रही है, उस सरकार ने जनता की आवाज़ को सुना, समझा, आत्मसात किया, उसको साथ देने के फैसले लेने शुरू कर दिए। ये एकमात्र राज्य है जहाँ पर कुछ हफ्ते पहले, मेरे ख्याल से ये बात शायद जून के अंत की या जुलाई के शुरू की होगी, जब उनकी विधानसभा ने एक फैसला लिया। जिस विधानसभा में उनकी जो वर्तमान सरकार है, डीएमके के गठबंधन की, डीएमके के नेतृत्व में जो गठबंधन चलता है, उस गठबंधन की सरकार ने के नेतृत्व में विधानसभा ने एक फैसला लिया कि वो NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खारिज करते हैं और उसकी जगह वो एक राज्य स्तरीय उच्च स्तर की कमेटी का गठन कर रहे हैं, उसका ऐलान कर दिया उन्होंने। उसमें और वो जो कमेटी है वो उनके एक अवकाश प्राप्त हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में चलेगी, जस्टिस राजन की अध्यक्षता में। और उस कमेटी को काम ये दिया विधानसभा ने कि वो कमेटी तमिलनाडु राज्य के हालात को देखते हुए, उनके इतिहास को, उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनके साहित्य को, उनकी विरासत को देखते हुए एक राज्य स्तरीय शिक्षा नीति का निर्माण करेगी, जिसको राज्य सरकार लागू करेगी। शिक्षा नीति 2020 को नहीं। इसका अगला फैसला 13 सितंबर को हुआ है और बहुत गजब का फैसला है, जो मैंने अभी जिक्र किया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। उसके जरिए
एक नीट नाम की परीक्षा, जिसको आप सब सुन चुके होंगे, अखबारों में पढ़ चुके होंगे, नीट नाम की परीक्षा मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए देश भर में एनटीए के जरिए लागू कर दी गई है, हो चुकी है। वो पहले भी लागू हो गई थी एनटीए बनने के पहले, अब तो एनटीए के जरिए हो गई है। 2016 में इसको लागू कर दिया गया था। और इस नीट परीक्षा जो है वो कहती है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको एमबीबीएस में या बाद में एमडी में एडमिशन चाहिए, तो पूरे देश के स्तर पर एक कॉमन परीक्षा होगी। और जो कॉमन परीक्षा होगी वो विभिन्न राज्यों की जो विविधता है उसकी ओर ध्यान नहीं देगी। विविध राज्यों के बीच में जो गैर बराबरी है, विषमता है, उस ओर भी ध्यान नहीं देगी। न विषमता की ओर ध्यान देगी, न विविधता की ओर ध्यान देगी। उसका तो एक स्टैंडर्ड होगा बस, जो केंद्र का स्टैंडर्ड होगा। और केंद्र का स्टैंडर्ड बड़े बड़े महानगरों से निकलेगा, बंबई से निकलेगा, बेंगलोर से निकलेगा, दिल्ली से निकलेगा, ऐसे महानगरों से निकलेगा। और वो जो स्टैंडर्ड होगा उसके सामने किस तरह के विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में आ रहे हैं, उसका क्या रूप होगा, वो उच्च वर्गों, उच्च जातियों का रूप होगा, जो उनको गाइड करेगा। इस प्रकार का स्टैंडर्ड बनाओ नीट की परीक्षा लेने के लिए, उच्च वर्गों, उच्च जाति के विद्यार्थियों के लिए, महानगरों के विद्यार्थियों के लिए। आपके महाराष्ट्र के बंबई और पुणे की ओर तो बहुत ध्यान दिया जाएगा, लेकिन गढ़चिरौली गायब हो जाएगा, आदिवासी इलाका गायब हो जाएगा। तो ये नीट की परीक्षा का आधार है। उच्च वर्गों, उच्च जातियों के विद्यार्थियों को डॉक्टर बनने के लिए जगह देना, महानगरों के विद्यार्थियों को जगह देना, और उन विद्यार्थियों को जगह देना जिनके माँ बाप के पास कोचिंग के लिए लाखों रुपया खर्च करने की ताकत है, क्षमता है। जिनके पास नहीं है, जो देश के बहुजन है 85%, न वो उच्च जातियों के हैं, न उच्च वर्गों के, न उनके माँ बाप के पास कोचिंग के धंधे के लिए पैसा है, वो सब बाहर है, पहले से ही बाहर है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 13 सितंबर को, यानी परसों, तमिलनाडु की विधानसभा ने नीट की परीक्षा को खारिज कर दिया। उनके मुख्यमंत्री श्री स्टालिन ने अपने भाषण में कहा कि ये फैसला हम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में जो सूची नंबर 3 है, जिसमें शिक्षा संवर्ती दोनों का, केंद्र राज्य दोनों का विषय माना जाता है, और खासकर मेडिकल शिक्षा को तो पूरी तरीके से राज्य का ही माना जाता है। हम उस सूची नंबर 3 के 25 नंबर की जो एंट्री है उसका सहारा लेते हुए, संविधान का सहारा लेते हुए फैसला कर रहे हैं ये अति केंद्रीकृत नीट परीक्षा खारिज हो गई तमिलनाडु से। उसकी जगह पर क्या होगा, 2 बातें नए कानून में आ गई हैं। उसमें पहली बात यह आई है कि वहाँ पर जो 12वीं कक्षा तक की बोर्ड परीक्षा होती है, उसकी जो मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर अब वहाँ पे जो 35 मेडिकल कॉलेज हैं, सरकार के मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और साथ में इससे भी ऊंचे दर्जे की बात कह दी कि उसमें 7.5% आरक्षण उन बच्चों के लिए होगा जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़कर आएंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़कर आएंगे। यानी वो सरकारी स्कूल जहाँ बहुजनों के बच्चे पढ़ते हैं उनको महत्व दिया गया, और वहाँ से जो बच्चे निकलेंगे उनके एडमिशन को महत्व दिया गया। उनके लिए सामाजिक न्याय की भी व्यवस्था कर दी गई। इसलिए अब सब सरकारी स्कूल बेहतरीन बनेंगे तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ पर मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग के बच्चे भी पहुँचने लगेंगे, तो उनको डॉक्टर बनना है। इसलिए ये एक क्रांतिकारी फैसला हुआ है तमिलनाडु में। पूरे देश को एक दिशा दी जा रही है, किधर जाना है देश को। हम उम्मीद करते हैं देश की सभी राज्य सरकारें कुछ सबक लेंगी तमिलनाडु की सरकार से। और तमिलनाडु की सरकार के पीछे एक लंबी विरासत है। मैंने जिक्र किया था शुरू में, 19वीं शताब्दी के आईटी थास ने जो जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसको आगे पेरियार ने आगे बढ़ाया, और पेरियार और आईटी थास की इस आवाज़ को अब एक ठोस रूप देते हुए तमिलनाडु की सरकार ने ये फैसला किया है कि उनके राज्य में राज्य सरकार की नीति चलेगी और नीट की परीक्षा की जगह पर सरकारी स्कूलों की बोर्ड परीक्षा की मेरिट लिस्ट को महत्व दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं
ये कहूँगा अंत में, एक मैंने आज के संबोधन के लिए मैंने एक वाक्य लिखा, वो पढ़ देता हूँ कि अब समय आ गया है कि हम इन सब चीज़ों को गहराई से समझें। ये बेहतर होगा हम भारत के लोग, जिसका जिक्र हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग, आप सब लोग जो बैठे हैं इस सभा कक्ष में, हम भारत के लोग एक महाशक्ति बनने का ये खौफनाक और दर्दनाक सपना छोड़ दें, भुला दें इस सपने को। ये खौफनाक सपना है, ये दर्दनाक सपना है, ये हमको भटकाता है। इस खौफनाक सपने को छोड़कर हमारे संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक एक संप्रभु देश, यानी जो किसी साम्राज्यवाद को नहीं मानता, जो किसी और मुल्क से की लगाम को नहीं मानता, किसी और का पिछड़गु नहीं बनता, जो अपने फैसले खुद करता है, अपने देश के इतिहास से, विरासत से अपने फैसले करता है। ऐसा संप्रभु देश, समाजवादी देश, जिसकी ललकार शहीद आजम भगत सिंह ने दी, जिसकी ललकार सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू ने दी, जिसकी ललकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दी, उस ललकार को स्वीकारता है, समाजवादी देश बनने की ललकार को। धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, समता मूलक होगा, बराबरी के ऊपर टिका होगा, सामाजिक न्याय और बंधुता को अपना मूल्य मानेगा, अपनी इंसानियत की पहचान मानेगा। ऐसे देश को बनाने का संकल्प लें, न कि हम कोई महाशक्ति बनने का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इसी कसौटी पे आंकिए, आकलन कीजिए और ये पूछिए, क्या ये वो शिक्षा नीति है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह के सपनों वाले भारत की ओर हमको ले जाएगी, या ठीक उल्टे ले जाएगी? इसके अलावा कोई और कसौटी हम भारत के लोग कतई मंजूर नहीं करेंगे। इस संकल्प के साथ आप सबको जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद।